हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 70 आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। PYQs की ये वीडियोस हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस हैं जिसके अंदर मैं आपको रेफरेंसेस भी बताती हूँ और आप किस तरीके से सटीक जो तैयारी है वो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो सबसे पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं बाकी वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो। ये आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है दैट विच डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू परसेप्शन, इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, अगर मान लीजिए नहीं भी आता, सोशल, क्या ये सोसाइटी से रिलेटेड है? रीजनिंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, दिस इज नॉट रिलेटेड टू सोशल। क्या ये इमोशनल है? आप इमोशन होके तर्क कैसे कर सकते हैं, है ना? रीजनिंग आप कैसे कर सकते हैं? फिजिकल होता है कि आप भागें कूदें, कुछ समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, है ना? नहीं भी पढ़ा है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, तो साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर ज़रूर करें। तो संज्ञानात्मक जिसको बोलते हैं, तो ये संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जिसके अंदर आप कुछ परसेप्शन बनाते हैं। जैसे कि वो है ना, एक गिलास आपको आधा भरा हुआ दिखाई देता है, मुझे आधा खाली दिखाई देता है। इमेजिनेशन, आप क्या सोच सकते हैं, आप क्या तर्क वितर्क कर सकते हैं, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरीके की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। 12th क्लास अकाउंट्स का ये टॉपिक है। आपने कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज एनालिसिस देखे होंगे, उससे पहले एक चैप्टर 2 पढ़ता है, उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मान लीजिए नहीं भी पढ़ा। टाइम सीरीज़ के अंदर अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, 2011 में इतना प्राइस था, 2022 में इतना था, फिर चेंज इतना हुआ, फिर एब्सोल्यूट चेंज इतना हुआ, फिर परसेंटेज चेंज इतना हुआ। हम टाइम को कंपेयर कर रहे हैं, बताइए ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है या नहीं है? दिस इज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, है ना? सो जहाँ पर आप एक ही साल, एक ही कंपनी है, मान लीजिए कोई एक कंपनी है, कंपनी ए का 2011 का डाटा, 2012 का डाटा, फिर इसके आगे कोई इन्फॉर्मेशन, फिर कोई इन्फॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वुड बी द आंसर। स्टैटिक तो है ही नहीं, चेंज हो रहा है ना। 2011 में कुछ होगा, 2012 में कुछ होगा, सो हाउ इट कैन बी स्टैटिक। कंपैरिजन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वन पीरियड से हम कंपेयर नहीं करते, हम 2011 को 2012 से कंपेयर कर रहे हैं। इंटरफर्म एनालिसिस हो सकती है, लेकिन हम एक ही फर्म को, हो सकता है कि हम अपनी फर्म को दूसरे फर्म के साथ भी कंपेयर कर सकें, फर्म ए फर्म बी ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस कैन बी ऑल्सो द रीजन। चलिए 63rd क्वेश्चन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, 12th अकाउंट्स का क्वेश्चन है ये, या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस में कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आता है? देखिए, एक होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब जो कैश है नहीं पर कैश के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे पास मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड को आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो कैश में, है ना? तो आप उसको क्या बोलेंगे, भाई मेरे पास घर में इतना कैश है और मान लो मुझे अगर आज और कैश की ज़रूरत है तो मैं ये सोना जाके बेच आऊँगा और मैं कैश ले आऊँगा। तो आपने गोल्ड को कैश इक्विवेलेंट के तौर पे मान लिया। अब अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनके लिए कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? तो देखिए, कैश इन हैंड वो तो ऑलरेडी कैश है ना, तो जो ऑलरेडी कैश है आप उसको कैश इक्विवेलेंट थोड़ी मानेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स मेच्योर्ड आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद प्रेफरेंस शेयर्स मेच्योर्ड होंगे, तो फिर वो भी कैश इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब आप चाहें तो आप उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले खरीदेगा नहीं खरीदेगा, क्योंकि लिस्टेड तो है नहीं। अगेन आप कैश के बारे में श्योर नहीं है कि आपको कैश मिलेगा ही नहीं मिलेगा। हाँ, आपकी मनी मार्केट डिपॉजिट्स हैं फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड, यानी कि आप उसको जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू कैश इक्विवेलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 11 मंथ्स ओल्ड खुशी है और ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। वो कोशिश कर रही है कि चीज़ों को पहचाने, चीज़ों को पकड़े और फिर कोई भी जैसे चीज़ उसको मिली तो अपने मुंह के अंदर डाल ली। और बताइए कि जीन पियाजे के अनुसार ये क्या है? तो देखिए, कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि सेंसरी ऑपरेशनल, देन प्री ऑपरेशनल, ठीक है, SPCF, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो सेंसरी मोटर जो है वो सबसे पहली स्टेज है। सेंसरी मोटर मीन्स आप अपने सेंसेस को समझे, जैसे कि फिंगर्स हैं, आप फिंगर्स को समझ रहे हो कि मुझे ऐसे पकड़ना है, ऐसे मुंह के अंदर डालना है। दिस इज कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर के बाद आती है प्री ऑपरेशनल। और वैसे देखो ना, आप 11 महीने की बच्ची है तो वो प्री ऑपरेशनल से पहले आएगी, तो इसमें प्री ऑपरेशनल और सेंसरी मोटर में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन पहले बच्चा सेंसेस को सीखता है। सो आंसर वुड बी सेंसरी ऑपरेशनल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 12th इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है।
ये आपको 12th इकोनॉमिक्स नहीं, स्टैट्स जो है वो 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आ गई है। तो 11th इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ये स्टैट्स का, जिसके अंदर आप क्वार्टाइल डेविएशन और ये सब देखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से वो रिलेटेड होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जैसे XY, तो वो आप फाइंड करते हैं। अगर डेप्रीशिएशन, ये आपका 11th अकाउंट्स का क्वेश्चन है कि किस मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन में एसेट जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो देखो, एक साफ सीधी बात है, मान लीजिए यहाँ पे आपने 10,000 रुपये की कोई मशीन खरीदी, 1,000 रुपये का उस पर डेप्रीशिएशन लग गया और आपके पास बैलेंस बचा 9,000। अब ये 9,000 यहाँ पे आएगा, इस पे आप दोबारा 10% का डेप्रीशिएशन लगाया 900, अब आपके पास मशीन बची 8100। इस तरीके से करते 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 आप लास्ट तक आते हैं, लेकिन एसेट कभी भी ज़ीरो नहीं हो पाता। ठीक है, एसेट कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ टू ज़ीरो, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर आप कर सकते हैं, एन्यूटी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड के अंदर कर सकते हैं, बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अंदर एसेट कैन नॉट बी रिटर्न ऑफ टू ज़ीरो। कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो कि टेलर ने दिया था? सो दिस इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। ठीक है, ये आप थोड़ा टेलर और फियोल के मार्केटिंग बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए ऐसा है जो कि उन्होंने अपनी मतलब इसको डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को, लेकिन आप 11th के एनसीईआरटी में देखोगे या आर के सिंगला के अंदर देखोगे या पूनम गांधी के अंदर देखोगे तो उसके अंदर ओल्डेस्ट फॉर्म में लिखा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बाद में देखने को मिलता है, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप देखने को मिलता है। आप नेट पे देखोगे तो भी सोल प्रोप्राइटरशिप आंसर गिवन है, बट आई डोंट नो वाई RPSC हैज़ डिलीटेड दैट क्वेश्चन। चलिए, ICT का फुल फॉर्म, सो दिस इज़ वेरी सिंपल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, है ना। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। 70th, ये भी क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएगा 11th बिजनेस स्टडीज़ की, आई थिंक चैप्टर 1 या चैप्टर 2 के अंदर, जिसके अंदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो होते हैं वो 7 होते हैं। ये बोले करेक्ट कौन सा है ना, तो करेक्ट कौन सा है, राइट। तो प्राइवेट कंपनी में, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ तो 7 होते हैं। प्राइवेट में मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, ये सही है। पार्टनरशिप के अंदर भी मिनिमम 2 होते हैं, है ना, तो ये भी गलत हो गया अपने पास। कोऑपरेटिव में मिनिमम 7 होते हैं। तो अच्छा बताइए कि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 ही होते हैं या नहीं होते, इसको आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा, बट आंसर ये गलत ही है। सो प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द आंसर। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 70 डिस्कस किए। आप बाकी 50-60 जो मीन्स क्वेश्चन हैं वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। RPSC फर्स्ट ग्रेड कोर्स जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉमर्स का, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि होली वाले दिन थोड़ा बहुत कंसेशन हम भी दें जैसे कि बाकी सब देते हैं। सो आई विल ऑल्सो ट्राई इट, क्योंकि अपना जो कोर्स है वो भी 4999 का है। अगर आधा अमाउंट भी हो जाएगा तो काफ़ी को हेल्प हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।